बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू ज्योग्राफी और जनरल साइंस सीरीज़ में वेलकम। ठीक है, यहाँ पे आज हम बात करेंगे जी एयर मूवमेंट्स की। हम जो है वो छठे लेक्चर के ऊपर पहुँच चुके हैं ज्योग्राफी की और जनरल साइंस के, ठीक है, जिसमें हम जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एयर मूवमेंट्स की कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर हमारा है, फ़िज़ा हमारी, तो यहाँ पे जो एयर मूवमेंट्स हैं, जो हवा की जो मूवमेंट्स है वो किस तरह की हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे फॉर्मिंग विंड्स की, ग्लोबल विंड्स की और लोकल विंड सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें जी फॉर्मिंग विंड्स की, कि जो विंड्स हैं एक्चुअली में ये बन कैसे रही हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो हवा है वो किस तरह से बन रही हैं, हवाएं जो हैं वो किस तरह से बन रही हैं। ठीक है, जो विंड्स हैं खास करके जिसको हम बात कर रहे हैं, क्योंकि विंड्स हमेशा क्या है, विंड एक हमेशा एक खास डायरेक्शन के अंदर चलेगी। तो जो खास डायरेक्शन के अंदर चल रही है और ख़ास करके ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, कि यहाँ पर अगर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से ये उस साइड पर चलेगी जहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करेगी। यही जो है वो विंड है। ठीक है, तो अब ये विंड जो है ये फॉर्म कैसे हो रही है, कैसे बन रही है। एक तो हमने कहा जैसे कि ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी। अब सवाल ये है कि जो ज़्यादा प्रेशर है ये ज़्यादा प्रेशर क्यों बना, ठीक है, और यहाँ पे कम प्रेशर क्यों है। तो उसका जो जवाब है वो क्या है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर सन है लेट सपोज, और ये हमारे पास यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, अब होगा ये कि जो सन है इसकी जो हीट है वो हीट ज़मीन के ऊपर आएगी, अर्थ के ऊपर ये नहीं पड़ेगी। तो अर्थ के ऊपर एक जैसी नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो पोल्स हैं या पोलर एरिया जो है वहाँ पे वो एक एंगल के अंदर पड़ेगी या तिरछी पड़ेगी। तो जब तिरछी यहाँ पे पड़ेगी तो उससे क्या होगा कि ये जो हवा है ये ठंडी ज़्यादा होगी, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे दूर से सूरज पड़ रहा है तो यहाँ पे जो है वो गर्मी कम है और ठंड ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे पोलर आइस कैप्स मौजूद हैं ज़मीन की। इसी तरह से यहाँ पे इस पोल के अंदर बात करें तो साउथ पोल के अंदर, तो यहां पे भी क्या होगा, दूर से पड़ रही है। तो दोनों पोल्स के अंदर जो सूरज की रोशनी है वो तिरछी पड़ रही है और दूर से पड़ रही है। तो जिस वजह से क्या होगा कि यहां की हवा जो है वो ठंडी होगी। जब यहां की हवा ठंडी होगी तो ठंडी हवा के हमेशा मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं और ठंडी हवा हमेशा भारी होती है। ठीक हो गया, जैसे आपने सर्दियों में देखा हो तो आपको दिखाई देगा कि भाई शहरों के अंदर हमें धुंध दिखाई देती है, ऐसे ही है। तो वो सारे का सारा क्या है कि वो हवा के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा भारी है, तो नमी इतनी ज्यादा हमें दिखाई दे रही है। तो ठंडी हवा भारी है। और इसी तरह से यहां का जो इक्वेटर जोन है, खास करके ये जो हमारे पास ट्रॉपिकल जोन आ गया या यहां पे इक्वेटर जोन आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न मिलके यहां पे बनाते हैं ट्रॉपिकल जोन, और ये बीच की जो लाइन है ये है इक्वेटर। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ रही है। जब बिल्कुल सीधी पड़ेगी तो यहां पे गर्मी ज्यादा होगी। अब गर्मी ज्यादा होने की वजह से यहां की हवा होगी गर्म, ऑब्वियसली गर्म होगी। जब ये हवा गर्म होगी तो ये हल्की होगी। अब हल्की हवा क्या करती है, हल्की हवा ऊपर को उठना स्टार्ट होती है। जब हल्की हवा ऊपर को उठेगी तो यहां पे हल्की हवा, एक तो इसका प्रेशर भी कम है, दूसरा ये ऊपर को उठेगी तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, एक जगह खाली स्पेस बनेगी। तो ये जो भारी हवा है हमारे पास पोल्स की साइड पे, ये भारी हवा क्या करेगी, कहां पे जाएगी जी, इक्वेटर जोन की तरफ जाएगी, उस हल्की हवा की जगह लेने के लिए, या जो खाली जो स्पेस थी उसको फिल करने के लिए जाएगी। क्योंकि ये यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां से ज्यादा प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। इसी तरह से यहां पोल्स की साइड से जो है इक्वेटर की तरफ आएगी भारी हवा, हल्की हवा की तरफ आएगी, या जो स्पेस वहां बनी है उसकी तरफ आएगी। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो है वो हवा मूव करती है। और ज्यादा और कम प्रेशर किस वजह से होते हैं, गर्मी और सर्दी की वजह से, या वो जगह जहां पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है वहां पे हल्की होगी, वहां पे कम प्रेशर होगा, और जहां पे दूर से पड़ रही है वहां पे जो है वो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि हवा ठंडी होगी। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जी ये हीटेड एयर, इसी में डिस्कस कर दिया। अब अगला है जी द कोरोलियस इफेक्ट। ये कोरोलियस इफेक्ट क्या है एक्चुअली में। अब जैसे हमने बात की कि भाई जो पोल्स हैं, ठीक है, चाहे वो साउथ पोल हो गया या चाहे वो नॉर्थ पोल हो गया, तो इन पोल से जो हवा है वो कहां चलेगी जी, क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है तो वो लो प्रेशर की तरफ, इक्वेटर की तरफ मूव करेगी। अब मूव तो इक्वेटर की तरफ कर रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कभी भी सीधी नहीं होती, बल्कि ये खुद थोड़ा सा तिरछी होकर मूव करती है। तिरछी होकर किस लिए मूव करती है, उसका रीजन क्या है कि अर्थ जो है वो एक तो थोड़ी सी टिल्टेड है 23 पॉइंट तक, और दूसरा ये है कि अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है। अब अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है कि वो हवा थोड़ा सा तिरछा हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप यूं लें कि लेट सपोज एक वो गोल घूमने वाला, अगर आपने कभी बचपन में जो है बैठे हो, और अगर नहीं बैठे देखा तो होगा ऑब्वियसली आपने, वो घूमने वाला जो झूला होता है कि यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं और सारे के सारे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ये टेबल जो है वो घूम रहा है पूरे का पूरा झूला।
आप अगर यहां पे बैठे हैं ए पोजीशन के ऊपर, यहां पे अगर डी पोजीशन के ऊपर आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, तो आप यहां से अगर कोई बॉल थ्रो करते हैं लेट सपोज, तो क्या होगा कि टेबल तो घूम रहा है, तो जाहिर बात है आपकी बॉल सीधी इसकी तरफ नहीं जाएगी, बल्कि आपकी बॉल यहां निकल जाएगी। लेकिन अगर बॉल हल्की होगी और आपको इसको पहुंचाना है, तो बॉल को थोड़ा सा स्विंग करना होगा, यानी थोड़ा सा वो जब घूमेगी, घुमा के आप उसे फेंकेंगे तो तब आप यहां तक जाएगी, क्योंकि ये टेबल मुसलसल घूम रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जो अर्थ है हमारे पास, ये भी अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है। जब ये मुसलसल रोटेट कर रही है, तो ये जो हवा है, हवा तो होती हल्की है ऑब्वियसली किसी भी चीज के मुकाबले में, तो अब जब हल्की है हवा, तो क्या होगा कि हवा थोड़ा सा कर्व खाएगी और कर्व खा के घूमेगी। अब जब ये कर्व खा के घूमेगी पोल्स की तरफ, तो इसी को कोरोलियस इफेक्ट कहेंगे, यानी जमीन की रोटेशन की वजह से हवा जो अपनी सिमत जो है उसको बदल लेती है थोड़ा सा, उसको कोरोलियस इफेक्ट कहा जाता है। अब ये यहां पे जो पिक्चर अभी यहां पे आपने देखी है, इस पिक्चर में आप देखिए यहां पे एक तो ये जो रेड लाइंस हैं और दूसरी जो है ब्लू येलो लाइंस हैं, ठीक है जी। तो अब यहां पे जो हमारे पास आ रही है रेड लाइंस, ये रेड लाइंस एक्चुअली में इक्वेटर से जो हवा है वो जा रही है, लेकिन ये जा रही है कैसे, थोड़ी सी जो है वो तिरछी होके जा रही है। किस साइड पे, ईस्ट की साइड पे। यहां से भी इक्वेटर की साइड से आ रही है और ईस्ट की साइड पे थोड़ा सा टर्न हो रही है। क्यों टर्न हो रही है, क्योंकि यहां पे मुसलसल जो है वो जमीन घूम रही है अपने एक्सिस के ऊपर, इस वजह से। दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं जी, जो हमारे पास ग्रीन लाइन है, तो ये ग्रीन लाइन पोल्स की साइड से आ रही है, यानी ये हवा पोल्स की साइड से भारी हवा है आ रही है, लेकिन ये किस साइड पे, वेस्ट की साइड पे थोड़ा सा टिल्ट हो रही है। अगर आप देखें दोनों साइडों से, क्यों टिल्ट हो रही है, कोरोलियस इफेक्ट की वजह से, यानी जमीन के घूमने की वजह से। तो कोरोलियस इफेक्ट अब आपको समझ आ गया होगा कि जमीन की घूमने की वजह से जो हवा अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो उसी को कोरोलियस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब कैसे चेंज करती है, अब इसको जरा समझना है। अब वो ग्लोबल जब हम विंड पैटर्न्स देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे घूम रही है। अब जो ग्लोबल विंड्स हैं, जो ग्लोबली जो है वो पूरी जमीन के ऊपर घूमती हैं और पूरा साल चलती हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। पूरा साल ये विंड्स एक खास डायरेक्शन के अंदर चलती रहती हैं, क्योंकि पूरा साल सूरज इसी तरह से इफेक्ट करता है कि सूरज इक्वेटर जोन के ऊपर ज्यादा रहता है, तो यहां पे असर उसी तरह से रहेगा। पोल्स के ऊपर तो बर्फ वैसे ही मौजूद रहेगी, क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब हवाओं की डायरेक्शन या हवाओं का जो प्रेशर है वो इसी तरह से बना रहेगा पूरा साल। तो इस वजह से पूरा साल जो हवाओं का पैटर्न है उसको ग्लोबल विंड्स कहा जाता है। अब एक होती है सरफेस विंड्स, ठीक है जी। अब सरफेस विंड कौन सी हैं, जो कि सरफेस के ऊपर जो है वो हवाएं जो चलती हैं, जो सतह के ऊपर हवाएं चलती हैं, वो है सरफेस विंड्स। अब जो सरफेस विंड है ये थोड़ी सी गर्म होगी। अब गर्म होने की वजह से ये होगी हल्की। ये बात अब मैं समझा चुका हूं आपको कि गर्म हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए वो हल्की होती है और वो हमेशा ऊपर को उठती है। और सरफेस विंड्स क्यों गर्म होंगी, क्योंकि सरफेस जब जमीन जो हीट ट्रैप करती है, जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो ऑब्वियसली वहां से फिर क्या होगा, जब वो हीट को छोड़ेगी तो यहाँ की जो हवा है उस हवा में हीट जाएगी, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे हीट के, तो यहाँ पे हवा जो है सरफेस के पास वो गर्म हो जाएगी और गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जब ऊपर की तरफ उठेगी तो जाहिर बात है यहाँ पे जो पीछे है स्पेस क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा और दूसरी हवा आके, यानी ठंडी हवा आके इसकी जगह ले लेगी। अब यहां पे आप इसको समझिए इस पिक्चर के अंदर, तो यहां देखें तो यहां पे हमारे पास जो ग्लोबल विंड्स हैं, अब वो किस तरह से उसके पैटर्न्स हैं। अब ये इसके पैटर्न्स पूरा साल रहेंगे, यानी जो पूरा साल है वो इसी पैटर्न के तहत जो है ये हवा इसी तरह से जो विंड है चलती रहेगी। अब यहाँ पे ये बीच हमारे पास आ गया जी, ये इक्वेटर है, ये जो बीच की लाइन जो मैं खींच रहा हूँ ये हमारे पास इक्वेटर आ गई, ठीक है। अब इक्वेटर पे जैसे मैंने कहा कि हवा हल्की होती है और गर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हवा चलती है इसको कहा जाता है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड इसलिए कहा जाता है कि पुराने टाइम पे और अभी भी जो है वो जब यहाँ पे बड़े बड़ी जो ट्रेड्स है, ट्रेड शिप्स हैं, जो जहाज़ जो ट्रेवल करते हैं, तो वो इस जगह पे यहाँ पे इन विंड्स की मदद से ट्रेवल करते हैं। क्योंकि अभी के जहाज़ों में तो इंजन मौजूद है, सब सिस्टम मौजूद है, लेकिन जो पहले जहाज़ से पुराने अगर बड़े बड़े जहाज़ों की बात करें तो आपको पता है कि वो बड़े बड़े जहाज़ों पर एक बड़ा सा कपड़ा लगा हुआ करता था जो हवा को रोका करता था, कि वो जिस डायरेक्शन में हवा होती, लेट्स सपोज अगर हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो कश्ती जब इसी डायरेक्शन में चलेगी वो बड़ा सा जहाज़, तो ये हवा यहाँ पे अपने अंदर जो है वो कंट्रोल करेगा, तो इस पर्दे की वजह से जो है वो प्रेशर क्रिएट होगा और वो जहाज चलेगा उसी डायरेक्शन के अंदर, उतना ही ज्यादा फास्टली चलेगा। तो ये 6 महीने एक डायरेक्शन और 6 महीने दूसरी डायरेक्शन। अब दूसरी डायरेक्शन का मतलब ये हरगिज नहीं कि हवा जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ऐसा नहीं, बल्कि जमीन क्योंकि घूम रही है मुसलसल, तो जाहिर बात है जमीन का ये जो हिस्सा है जो पहले इस साइड पे और हवा यूं चलती महसूस हो रही है, अब वो जमीन घूम गई है, तो घूमी है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। तो इसको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, कि जो कि ट्रेड में उस पुराने जमाने में जो है वो हेल्प किया करती थी और यहाँ पे बड़े बड़े जो जहाज हैं वो जाया करते थे।
इसी के बीच में ये जो बिल्कुल जो इक्वेटर जोन के ऊपर का जो एरिया है, यहां पे हवा का प्रेशर ना होने के बराबर होता है। एक तो यहां पे हवा का प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, जिस वजह से यहां जहाज पुराने जमाने के जो है बिल्कुल सफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हवा का प्रेशर नहीं होता था। ठीक है, तो हवा का प्रेशर ना होने की वजह से दूसरा यहां पे गर्म हवा होती, गर्मी भी होती, और तीसरा हर रोज जो है यहां पे बारिश होती है ज्यादातर। अब रोज बारिश क्यों होती है? क्योंकि जब गर्मी ज्यादा होगी तो एवेपोरेशन ज्यादा होगी, एवेपोरेशन होगी तो क्लाउड्स बनेंगे और वहां पे बारिश भी ज्यादा होगी। तो इक्वेटर जोन में तकरीबन जो है वो रोज ही बारिश होती है शाम के टाइम पे। जब आगे बढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इसको डोल्ड्रम कहा जाता है। ये जो लो प्रेशर का एरिया है इस पूरे के पूरे ग्लोब के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा लो प्रेशर का हवा का जो एरिया है वो इक्वेटर जोन का यहां का एरिया है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा जो है वो कम हवा का प्रेशर होता है, और कम हवा के प्रेशर की वजह से जो है यहां पे प्रॉब्लम फिर क्रिएट होते हैं कि यहां पे फिर कोई कश्ती वगैरह जो है सफर नहीं कर सकती। अब तो कर सकती हैं, पहले जमाने की बात कर रहा हूं। तो अब तो टेक्नोलॉजी वाले जहाज हैं, अब तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो हवा का जो है वो इंतजार करें। अब इसी में जब हम बात करते हैं कोलंबस की, तो कोलंबस ने जो है वो 3 जो है वो सफर किए अमेरिका की तरफ वो गया। तो वो कैसे गया? वो इन्हीं ट्रेड विंड्स की मदद से ही गया कि ये ट्रेड विंड्स जो है इतने बड़े बड़े जहाज़ों को जो है वो लेके गई और लाखों लोगों को वहां पे लेके जाती रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विंड्स हैं, अब देखिए इनका पैटर्न देखिए, कोरोलियस इफेक्ट्स की वजह से क्या है कि ये विंड्स चलनी चाहिए इक्वेटर की तरफ, लेकिन इक्वेटर की तरफ चलने की बजाय ये जो है इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज है, और ये जो है वेस्ट की तरफ इनका हमें रुख दिखाई दे रहा है ट्रेड विंड्स का दोनों साइडों से। ठीक है, यानी कि कैप्रिकॉर्न और दूसरा जो कैंसर है, दोनों साइड से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो इक्वेटर जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे है ये 30, यहाँ पे है 60 डिग्री और यहाँ पे है 90। ठीक है, तो यहाँ 30 के अंदर जो हवाएं चल रही हैं उनकी सारी की डायरेक्शन जो है वो हमें दिखाई दे रही है वेस्ट की साइड पे है। ये यहाँ पे साइड पे वेस्ट, इस साइड पे हमें देखने को मिल रही है इसकी डायरेक्शन कोरोलियस इफेक्ट की वजह से। तो ये पूरा साल हवा यहाँ पे चलेगी। इसी तरह से इससे ऊपर अगर हम बात करें 60 के लैटिट्यूड के अंदर बात करें, तो 60 लैटिट्यूड में ऊपर यानी कि नॉर्थ की साइड पे, ये नॉर्थ की साइड पे 60 लैटिट्यूड और नॉर्थ की साउथ की साइड पे 60 लैटिट्यूड, तो दोनों में जो हमें यहाँ पे विंड्स दिखाई देंगी वो हैं वेस्टर्न लाइंस, उनको कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न लाइंस हैं, वेस्टर्न लाइंस या प्रिवेलिंग वेस्टर्न लाइंस इन्हें कहा जाता है, ये हमेशा वेस्ट की डायरेक्शन में आपको चलती हुई दिखेंगी। ठीक है, सॉरी, वेस्ट की डायरेक्शन से जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में चलती हुई दिखेंगी। देखिए आ रही कहां से है? वेस्ट की साइड से आ रही है यहाँ पे ये। ठीक है जी, और वेस्ट की साइड से आके जो ये जा कहां रही है? ईस्ट की साइड पे इनकी डायरेक्शन है। तो इसलिए वेस्ट की साइड से आ रही है तो इनको नाम दिया गया वेस्टर्न लाइंस का या प्रिवेलिंग वेस्टर्न लाइंस का। इसी तरह से यहाँ पे 60 के ऊपर आप देखें तो ये भी वेस्ट की साइड से ही इनका रुख है, और वेस्ट की साइड से ये आगे जा कहां रही है? ईस्ट की साइड पे। तो इसका मतलब ये है कि इनको जो है वो यहाँ पे भी ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे इक्वेटर की वेस्टर्न लाइंस कहा गया। और इसके बाद पीछे जो हमारे पास यहाँ पे 60 पे 90 पे आता है, तो वो क्या है? वो हमारी पोल्स हैं, और पोल्स की जो हवाएं हैं वो फिर फ्लो करती हैं इक्वेटर जोन की तरफ नीचे की साइड पे, और इनको ईस्टर्न लाइंस कहा जाता है। ठीक है जी, ईस्टर्न लाइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है ये ईस्ट की साइड से आके जो है वो वेस्ट की साइड पे जा रही हैं, यानी ये यूं टर्न कर रही हैं इस तरह से, और दूसरा जो है वो इस तरह से टर्न कर रही हैं, ईस्ट से वेस्ट में जा रही हैं पोल्स की, इसलिए उन्हें ईस्टर्न लाइंस कहा जाता है। और जो वेस्टर्न लाइंस हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, इसलिए उनको वेस्टर्न लाइंस कहा जाता है। ठीक है, और जो बीच की हैं, जो ट्रॉपिकल जोन के ऊपर हैं, उनको कहा जाता है ट्रेड विंड्स, और इनके बीच में बिल्कुल इक्वेटर जोन के ऊपर जो है उनको डोल्ड्रम्स कहा जाता है, जहां पे सबसे हल्का जो है वो हवा का दबाव या सबसे कम प्रेशर होता है। तो ये ग्लोबल विंड्स का जो है वो पैटर्न है। इसी तरह से इस पिक्चर में आप देखिए तो यहां पे भी आपको दिखाई देगा कि ये सबसे पहले जो है वो पोलर ईस्टर्न लाइंस हैं पोल के ऊपर, कि ईस्ट की साइड से वेस्ट पे हैं, यहां पे भी ईस्ट की साइड से वेस्ट पे जा रही हैं। इसी तरह से प्रिवेलिंग वेस्टर्न लाइंस हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, यहां से तो ये वेस्टर्न लाइन है। इसी तरह से अब यहाँ पे बीच में जो है वो ट्रेड विंड्स आप देख लें कि ट्रेड विंड्स आ गए यहाँ पे। तो ये ग्लोबल पैटर्न्स हैं जो कि पूरे का पूरा साल जो है वो इसी तरह से चलते हैं। ठीक है, इसको ग्लोबल विंड पैटर्न्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर हमने एक पॉइंट डिस्कस करें तो विंड्स इन अपर ट्रोपोस्फेयर। अब जो अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो विंड्स हैं वो कौन सी विंड्स हैं? कि जो विंड्स, ये तो विंड्स वो हैं जो कि ज़मीन के सरफेस के ऊपर चल रही हैं ना, सरफेस विंड्स हैं जो कि ग्लोबल विंड्स का सिस्टम जो है वो क्रिएट कर रही हैं। तो जो अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर चलती हैं, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो विंड्स चल रही हैं वो कौन सी विंड्स हैं? तो उसमें कुछ ऐसी विंड्स हैं, खास करके जैसे जेट स्ट्रीम की बात की जाती है कि जेट स्ट्रीम जो है वो एक बहुत ही तेज किस्म की विंड है। एक ऐसी विंड है जो कि जो है वो जहाज़ों को उड़ने में बहुत ज़्यादा मदद देती है, और जहाज अपना फ्यूल वगैरह बचाते हैं जब वो उस डायरेक्शन में जो है वेस्ट की साइड पे खास करके जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वो अपना फ्यूल को उस टाइम पे सेव करते हैं कि वो जल्दी जो है उस हवा में पहुंचते हैं। तो ये जो अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर है वहां पे भी मौजूद है, जिसमें सबसे फेमस जो है वो जेट स्ट्रीम है। ठीक है, जो कि बहुत ही तेजी से जो है वो यूं जो है वो कर्व खा के वहां से मूव करती है अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
बात करते हैं जी लोकल विंड सिस्टम की, कि लोकल विंड सिस्टम क्या है। वो तो है ग्लोबल विंड सिस्टम, यानी ग्लोबल का समझ गया ना, कि ग्लोबल पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर जो है वो जो विंड का पैटर्न है, जो एक खास पैटर्न है, उस पैटर्न को कहा गया ग्लोबल विंड सिस्टम। अब लोकल विंड्स हैं जो कि लोकल जो एरियाज हैं, हमारे जो लोकल एरियाज होते हैं, वहां पे जो लोकली जो विंड्स जो है वो चलती हैं, वो कौन सी हैं? उनमें जो है वो एक सी ब्रीज है और दूसरा लैंड ब्रीज है। यानी कि ये जो है वो नसीम बहरी है और ये नसीम बर्री है, एक जमीन की हवा और एक दूसरी समंदर की हवा। अब सबसे पहले बात करते हैं सी ब्रीज की, यानी कि जो समंदर की जो हवा है इसकी बात करते हैं कि समंदर की हवा क्या है। अब देखिए समंदर की हवा क्या है, सी ब्रीज जिसको हम कहते हैं, कि होता कुछ यूं है कि दिन का जो टाइम है, तो दिन के टाइम पे क्या होता है जी, कि सूरज है, तो सूरज की वजह से क्या है, गर्मी है। अब सूरज की वजह से गर्मी है, तो गर्मी जो है वो जमीन के ऊपर एक तो पड़ रही है, ठीक है, और दूसरा जमीन के वो एरियाज जो समंदर के साथ होते हैं, यानी कोस्टल एरियाज की यहां पे बात की जा रही है खास करके, कि जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे कि लेट सपोज पाकिस्तान में कराची की अगर हम बात करते हैं, या इंडिया मुंबई की या गोवा वगैरह की बात करते हैं, या फिर बांग्लादेश में जो है वो बात करते हैं उनके जो कोस्टल एरियाज हैं उनकी, तो वहां पर ये जो है ये विंड पैटर्न अफेक्ट करेंगे जो लोकल विंड्स हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो है ये है जमीन का टुकड़ा, ठीक है, जमीन का एरिया, और ये है समंदर का एरिया, और ऊपर है सूरज। अब सूरज की गर्मी आ रही है नीचे, सूरज की गर्मी नीचे आ रही है, तो होगा क्या उससे कि सूरज की गर्मी जो जमीन है इसको क्या कर देगी, इसको गर्म कर देगी। जमीन की जो हवा है जब ये गर्म होगी तो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगी। फिर बात वहीं पे कि जो गर्म हवा है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं और वो हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर को उठती है। तो यहां पे गर्मी की वजह से जमीन के ऊपर से क्या होगा कि ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाएगी हवा, और जब ऊपर को उठेगी तो यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा। अब वैक्यूम क्रिएट होगा तो समंदर के ऊपर की जो सतह है वो तो इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती जमीन की बनिस्बत, क्योंकि वहां पे पानी है, जाहिर बात है पानी इतना ज्यादा गर्म नहीं होता। तो ऐसे में क्या होगा कि यहां की जो हवा है वो होगी ठंडी। तो ये जो ठंडी हवा है ये मूव करेगी गर्म हवा ने जो स्पेस छोड़ी है, क्योंकि हमने देखा था कि ज्यादा प्रेशर जो होता है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो है हवा मूव करती है। यानी यहां पे ज्यादा प्रेशर है तो यहां पे कम प्रेशर है तो उधर मूव करेगी। तो समंदर के अंदर इस टाइम पे ठंडी हवा है, ठंडी हवा के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, इसका प्रेशर ज्यादा है, तो ये मूव करेगी जमीन की तरफ। जब जमीन की तरफ मूव करेगी तो जमीन की हवा ऑलरेडी गर्म है और वो ऊपर उठ चुकी है, तो इसको, ये जो समंदर की हवा जमीन की तरफ मूव कर रही है, इसको हम कहेंगे सी ब्रीज। ठीक हो गया। सी ब्रीज क्या है कि समंदर की जो गर्म ठंडी हवा है वो जो है वो गर्म हवा की साइड पे जा रही है या जमीन की तरफ जा रही है, उसको हम कह रहे हैं सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज का अपोजिट है, यानी कि जो जमीन से जो है वो समंदर की तरफ जा रही है, उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। फर्क क्या है कि जो सी ब्रीज है ये होगा दिन के टाइम का प्रोसेस, और जो लैंड ब्रीज है ये होगा रात के टाइम का प्रोसेस, कि रात के टाइम पे जो हवा चलेगी। अब रात के टाइम पे उल्टा हो जाता है। अब सवाल ये है उल्टा क्यों होगा। देखिए दिन को सूरज की गर्मी की वजह से क्या था कि जमीन की जो हवा थी, जमीन की हवा गर्म होकर ऊपर को उठ गई, लेकिन अब रात का टाइम है तो रात के टाइम पे जमीन की हवा है ठंडी और जो समंदर की हवा है वो है थोड़ी सी गर्म। अब यहां पे इसका मतलब जमीन के ऊपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। जब जमीन के ऊपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो क्या होगा कि जो पानी यहां पे क्योंकि हल्का हल्का गर्म होता है, जाहिर बात है पूरा दिन से जो है वो पानी को हीट मिलती रहती है, तो पानी अपने अंदर जो पानी की फर्स्ट लेयर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से वो हल्की हल्की हीट छोड़ती रहती है, तो पानी जो है वो समंदर का गर्म होता है। जब पानी गर्म होगा तो नतीजे के तौर पर उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर ट्रांसफर होंगे, जो ऊपर सर्फेस है जो यहां समंदर का, तो उसकी जो हवा है वो भी गर्म होगी, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी रात के टाइम पे समंदर की। दिन को नहीं होता क्योंकि दिन को समंदर का पानी ठंडा रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन का टाइम नहीं है। तो अब यहां पे जो जमीन की जो हवा है वो क्या करेगी, वो मूव करेगी, क्योंकि ज्यादा प्रेशर की है, ठंडी है, तो वो मूव करेगी समंदर की तरफ। तो ये जो समंदर की तरफ मूव कर रही है तो इसको हम क्या कह रहे हैं जी, लैंड ब्रीज। यानी जमीन से समंदर की तरफ जो मूव कर रही है लैंड ब्रीज है, जो कि रात का प्रोसेस है, और दिन का प्रोसेस क्या है, सी ब्रीज। यहां इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि ये हमारे पास आ गया समंदर, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई जमीन, और ये है हमारे पास दिन, कि यहां पे हमारे पास हमें सन दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा कि जमीन की जो एयर है ये वार्म होगी, गर्म होगी और ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ उठ के यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा। इसी तरह से जो समंदर की हवा है वो होगी ठंडी, और ये ठंडी हवा दिन के टाइम पे जमीन की तरफ चलेगी, तो ये जो जमीन की तरफ चल रही है ये है सी ब्रीज, ठीक है। और रात के टाइम पे क्या होगा कि रात के टाइम पे जो जमीन है इसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ की हवा जो है वो ठंडी होगी, और ठंडी हवा भारी होती है, और ये भारी हवा जो है वो समंदर की गर्म हवा होगी, क्योंकि समंदर के ऊपर की लेयर पूरा दिन जो है वो गर्मी जो है एब्जॉर्ब कर करके अब गर्म हुई हुई है, इस वजह से उसकी जो हीट है वो ऊपर की तरफ उठेगी और यहाँ की हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो ये ठंडी हवा इसकी जगह आके ले लेगी, तो ये जमीन से समंदर की तरफ चलेगी, जिसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज रात का प्रोसेस और सी ब्रीज जो है वो दिन का प्रोसेस है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है।